Good morning, dear student. I am Santlal sir. We will study about punctuation of class 8 English grammar. हम आज कक्षा 8 के पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो देखिए, द करेक्ट यूज ऑफ स्टॉप्स एंड मार्क्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। हिंदी में देख लीजिए, एक वाक्य में विराम चिन्हों के सही प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। यानी कोई सेंटेंस है, उसमें कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पर कामा का प्रयोग करेंगे, कहाँ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, कहाँ सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे, इन सभी चिन्हों के सही प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में एक के अंतर्गत 3 है, 1 2 3। अब देखिए, पहला है मैं स्कूल जाऊंगा। पहला एग्जाम्पल क्या आपका, मैं स्कूल जाऊंगा, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई विल गो टू स्कूल। अब देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी मैं स्कूल जाऊंगा, फुल स्टॉप का मतलब कि आपका सेंटेंस वहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी मैं स्कूल जाऊंगा, ये स्वाभाविक है कि मैं स्कूल जाऊंगा। अब देखिए, दूसरा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है। अब देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा, इसका मतलब है कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा। देखिए, इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, विल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन हिंदी में देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगा है। अब अर्थ का भाव प्रश्न पूछने के रूप में हो गया। कैसे हो गया, क्वेश्चन मार्क के प्रयोग से हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रयोग से हो गया। यानी इसका मतलब कि आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा। नंबर 3 में देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा, देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है। आप चौंक करके कर रहे हो कि मैं स्कूल जाऊंगा, यानी आपके दिल से अचानक भावना निकल रही है कि मैं स्कूल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल जाने की भी एज नहीं है, मेरी स्कूल जाने की एज नहीं है, इसलिए मैं चौंक गया कि मैं स्कूल जाऊंगा। अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए देखिए आई विल गो टू स्कूल, लेकिन अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। तो चिन्हों के उचित प्रयोग को ही क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। किसी सेंटेंस में चिन्हों के उचित प्रयोग यानी ठीक ठीक प्रयोग को क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। एग्जाम्पल बी में देखिए, और आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, द टीचर सेड, यहाँ पर कामा लगा है, ये इन्वर्टेड कामा इसको बोलते हैं, नीचे से ऊपर को रहता है और लास्ट में ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा। यानी इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत हम स्पीकर यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए, समझिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, द गर्ल इज टॉकेटिव, अध्यापक ने कहा कि लड़की बातूनी है, यानी बहुत बोलने
वाली है। अब देखिए चिन्हों का हम थोड़ा सा गलत प्रयोग करते हैं, या आगे पीछे उसको लगा दें, तब देखिए क्या होगा, इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। देखिए द टीचर, हमने टीचर के बगल में क्या लगा दिया, कामा का प्रयोग कर दिया। सेड द गर्ल, लड़की ने कही, क्या कही, इज टॉकेटिव, इसका अर्थ हो गया कि लड़की ने कही कि अध्यापक बातूनी है। अब देखिए चिन्हों के प्रयोग से अर्थ उल्टा हो गया। ऊपर का अर्थ है कि द टीचर सेड द गर्ल इज टॉकेटिव, अध्यापक ने कहा कि लड़की बातूनी है, और वही जब हम चिन्हों का प्रयोग थोड़ा सा हटाकर कर दिए, जहां नहीं करना चाहिए वहां कर दिए, तब देखिए द टीचर कामा सेड द गर्ल, लड़की ने कही, इज टॉकेटिव, की बातूनी है। यानी लड़की ने कही कि अध्यापक बातूनी है। काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन, विराम चिन्हों के प्रकार। तो सबसे पहले नंबर पर फुल स्टॉप, जिसको कि हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। यानी सबसे पहले हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो देखिए पहला पॉइंट है, यह सभी अफर्मेटिव, जिसको कि हिंदी में स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस तथा इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी आदेशात्मक वाक्यों के अंत में प्रयोग होता है। यानी फुल स्टॉप का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस तथा इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंत में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे में पहला है सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। तो देखिए आपका कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस तो असर्टिव है और उसमें क्या है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। तो देखिए अफर्मेटिव, सचिन प्लेज क्रिकेट अफर्मेटिव हुआ, और इसके अंत में देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 देखिए, मोहन हैज नॉट गॉन टू आगरा। आप जानते हैं कि जहां भी नो या नॉट या नेवर का प्रयोग कर देते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें देखिए नॉट लगा हुआ है, तो मोहन हैज नॉट गॉन टू आगरा, मोहन आगरा नहीं जा चुका है, तो आपका निगेटिव हुआ, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव। तो अभी यहां लिखे हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव तथा इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। तीसरा है यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाना आपका आदेशात्मक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसके भी अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। इस तरह से फुल स्टॉप का प्रयोग हम अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंत में करते हैं। नंबर 2 देखिए, संक्षिप्त रूप वाले नाम जिसको कि एब्रिविएशंस कहते हैं तथा उपाधियों के लिए प्रयोग होने वाले अक्षरों के पश्चात फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। देखिए यानी कोई नाम आपको संक्षिप्त में यानी छोटा में लिखना है
तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। किसी आप डिग्री को लिखना जैसे MA BA BSc तो भी आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए कि जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। देखिए जैसे मैंने लिखा MP तो देखिए M के बाद एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, P के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। M के बाद फुल स्टॉप और P के बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, जिसका कि फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या है? संक्षिप्त रूप है। तो इसलिए M लिखकर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, P लिखकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यानी संक्षिप्त रूप वाले नामों के तुरंत बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नीचे डिग्री लिखा हुआ है। देखिए BA जिसका कि फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो अब देखिए B के बाद फुल स्टॉप लगा है, A के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। उसी तरह ठीक MA, M के बाद एक फुल स्टॉप और A के बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, जिसका कि फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब देखिए नीचे मैंने महात्मा गांधी के नाम को संक्षिप्त किया है। देखिए M से हो गया मोहनदास, K से करमचंद गांधी। तो देखिए M के बाद फुल स्टॉप, K के बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप वाले किसी का नाम आ जाए तथा उपाधियों के लिए प्रयोग होने वाले अक्षरों के पश्चात फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 कामा, जिसको कि हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़े देर रुकना। जो आप फुल स्टॉप पढ़े हैं वो पूर्ण विराम होता है, और इसमें अल्प विराम, अल्प मीन्स थोड़ा होता है, विराम मीन्स रुकना। यानी कामा का प्रयोग हम थोड़े रुकने के लिए करते हैं। देखिए कामा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। नंबर ए देखिए ए पर, 2 या 2 से अधिक नाउन्स के बीच में कामा का प्रयोग करते हैं। 2 या 2 से अधिक नाउन्स के बीच में क्या करते हैं? कामा का यूज करते हैं। परंतु अंत में एंड से पहले कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम कामा लगा है, हरि कामा, महेश, एंड देखिए एंड आ गया ना। अब यहां पर कामा नहीं लगाएंगे। एंड अजय वेंट टू आगरा, यानी राम, हरि, महेश और अजय आगरा गए। तो देखिए एंड से पहले कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। इधर देखिए इसमें कितने नाउन हो गए? 1 2 3, यानी राम 1, हरि 2, महेश 3 और अजय को लेकर 4। तो देखिए राम के बगल में कामा यूज होगा, हरि के बगल में कामा का प्रयोग करते हैं, महेश इसके बाद एंड लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एंड से पहले यहाँ पर कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही कैन रीड, ही कैन रीड, राइट, यहाँ पर कामा है रीड के बगल में, राइट यहाँ एंड आया हुआ है तो राइट के बगल में कामा नहीं लिखेंगे। एंड स्पीक जर्मन, यानी वह जर्मन भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है। तो देखिए रीड के बगल में कामा,
राइट के बगल में कामा का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है। नंबर बी देखिए, कामा का प्रयोग बी नंबर कहां पर होता है? रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट है। मैं भी आपको बता देता हूं क्या होता है। देखिए, जैसे मैं ही सेड, यहाँ कामा लगा है और फिर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है आई एम गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप देकर इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर दिया गया है। अब देखिए, लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ही सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये देखिए यहां से कामा अलग कर दिया है और इन्वर्टेड कामा के बीच में आई एम गोइंग टू स्कूल ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से किसके द्वारा अलग कर दिया गया है? कामा के द्वारा अलग कर दिया गया है। नंबर सी देखें, एस या नो को शेष भाग से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एस देखिए कामा लगा दिया गया, आई विल कम, हाँ कामा होगा यहाँ पर यस के बाद, हाँ यानी यस आई विल कम, हाँ मैं आऊंगा। तो देखिए, यस या नो को शेष वाक्य से अलग करने के लिए क्या लगाते हैं? कामा लगाते हैं। यस हो गया तो देखिए कामा लग गया, आई विल कम ये वाक्य का शेष भाग हो गया। तो यस या नो को वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए कामा का यूज करते हैं। ठीक वैसे ही नो देखें, नो यहां पर कामा लग गया, आई कैन नॉट डू इट, नहीं मैं इसे नहीं कर सकता। तो नो के बाद कामा, ये वाक्य का शेष भाग है, आई कैन नॉट डू इट। फिर देखिए नंबर डी, इंपरेटिव सेंटेंसेज में संबोधित की गई संज्ञा के बाद अथवा पहले कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मोहन कामा, मोहन को संबोधित किया गया, एड्रेस किया गया, मोहन सिट हियर, यानी मोहन यहाँ बैठो। तो मोहन को संबोधित किया गया, तो देखिए मोहन के बाद कामा लगा है। उसी तरह दूसरा, कम हियर चिल्ड्रेन, यहाँ आओ बच्चों, किसको संबोधित किया गया? चिल्ड्रेन को। तो देखिए कामा से अलग कर दिया गया। नंबर 3 पर इन्वर्टेड कामाज, देखिए इन्वर्टेड कामा का चिन्ह है, नीचे से ऊपर को फिर अंत में ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यानी इन्वर्टेड कामाज जिसको कि हिंदी में उल्टे अल्प विराम का के नाम से जानते हैं। अब देखिए इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता यानी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता होता है यानी स्पीकर जो बोलता है उसके कहे हुए शब्दों को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर ज्यों का त्यों लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल में है मोहन सेड, मोहन ने कहा। देखिए एक कामा लगा है, इसके पहले मैं बताया था कि कामा के बाईं साइड रिपोर्टिंग वर्ब होता है
और आई एम गोइंग टू पटना, यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए इसमें वक्ता कौन है? मोहन सेठ, मोहन ने कहा आई एम गोइंग टू पटना, मोहन ने कहा कि मैं पटना जा रहा हूं। तो स्पीकर कौन हो गया? मोहन हुआ। तो वक्ता मोहन हो गया। तो मोहन के कहे हुए शब्दों को हम देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। देखिए यहां से इन्वर्टेड कामा स्टार्ट है और मोहन ने क्या बोला है? आई एम गोइंग टू पटना, उसके बाद इन्वर्टेड कामा को बंद कर दिया गया है। नंबर 4, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। ये तो बिल्कुल इजी है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सभी जानते हैं। जैसे देखिए व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? देखिए अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, डज सचिन प्ले क्रिकेट, क्या सचिन क्रिकेट खेलता है? प्रश्न किया गया, तो इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। नंबर 5, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। देखिए एक्सक्लामेशन का चिन्ह होता है एक लाइन खींचते हैं, खड़ी पाई इसको कहते हैं, नीचे बिंदी लगा देते हैं, ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इसका प्रयोग देखिए कहाँ होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में मन में उठे तीव्र भावों को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अलास माई ग्रैंड मदर हैज डाइड, मेरी दादी माँ मर गई है। तो अब देखिए ये जो अलास है अचानक हमारे मन से निकला तो इसलिए देखिए इसके बगल में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, ताजमहल कितना खूबसूरत है। सपोज दैट हम और आप गए ताजमहल देखने और उसकी सुंदरता बहुत अधिक थी और हमारे मन से, हमारे दिल से अचानक भाव निकला क्या कि ताजमहल कितना सुंदर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।